बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे 1994 के अंदर जनरल जनरल का सवाल आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है और हबीब एंड को थी। हमारा सिलसिला ऐसे ही रहेगा और हम उसको करते चले जाएंगे। लकीरें आप खींचिएगा पूरी, ठीक है। अच्छा जी, वैसे ये सवाल जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 है, कैश बुक का सवाल है, उसमें ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने कहा है कि टेक ट्रांजैक्शंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस पेपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो ट्रांजैक्शन दी गई हैं वो आप दे लीजिए। और रिक्वायर्ड क्या है, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल जर्नल, गिव एक्सप्लेनेशन बिलो ईच। एक्सप्लेनेशन का वही चीज़ है जो मैं नरेशन आपको बताता आया हूँ अभी तक, ठीक है। तो छोटी सी नरेशन लिखती है। नरेशन क्या होती है, जो आपने आपके पास ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है ना, जो ट्रांजैक्शन दी हुई होती है तो उसमें से जो है ना, यानी कि लिखा होता है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय रुपीज़ 30,000 रुपये। अब आपने सिर्फ लिखना है सैलरीज, लिख दिया पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय, अमाउंट नहीं लिखी जाती नरेशन के अंदर, राइट। कैश सेल, सेल ऑन अकाउंट, ये छोटी छोटी जो है ना आपको, ताकि वो पता चल जाता है कि ये आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कौन सा कस्टमर, नाम लिख सकते हैं, नाम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। परचेजेस, कैश परचेजेस, ठीक है, या मेड कैश परचेजेस, परचेजेस ऑन अकाउंट, राइट। तो ये तरीके होते हैं, बस आपने वो देखने हैं। अच्छा जी, आज गर्मी बहुत है, तो अब हम जो है इसको रिकॉर्ड करते हैं। कराची बोर्ड के पेपर हम हल करना शुरू किए हैं। शुरू के पेपर्स में जो है ट्रांजैक्शंस जो हैं काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती थी और थोड़ा सा टिपिकल भी होती थी। बात के जो है जो सवालात हैं उसमें इतनी मुश्किल नहीं होती जी। अब मई के अंदर मई फर्स्ट, ठीक है जी, मई फर्स्ट के अंदर आपने ट्रांजैक्शन करनी है। क्या है जनाब, पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ लेते हैं। मिस्टर हबीब द ओनर ऑफ हबीब कंपनी यूज इज 3 कॉलम कैश बुक, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है जो ये कह रहा है। ऑन May 1st 1994 कैश ऑन हैंड was 30,000 रुपये एंड कैश इन हैंड 50,000 रुपये। इससे भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि आप जनरल बना रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक आपका कैश बुक से। अच्छा, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग May 1994। 1994 में ट्रांजेक्शन्स आपने कंप्लीट की हैं, वो ये हैं। Mr. Atif, a customer owed 9,000 rupees of his account of Mr. Atif, a customer owed 9,000 rupees. Of this amount, he settled 4,500 by sending a check. उसने चेक भेजा है 4,500 का, ठीक है, for 4 and availed a discount, यानी कि 4,500 रुपये इन्होंने, कुछ यहाँ पे कैश लिखना भूल गए। ही सेटल्ड रुपीज़ 4,500 बाय सेंडिंग अ चेक फॉर रुपीज़ 4,000 रुपये। यहाँ पे कैश लिखना चाहिए था, वो लिखा नहीं है उन्होंने। एंड अवेल्ड अ डिस्काउंट, और डिस्काउंट जो है इन्होंने
अवेल किया है। ठीक है जी। अब यहां पे जो है अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। कस्टमर जिसके ज़िम्मे थे 9,000 रुपये, इस अमाउंट में से उसने 4,500 का एक चेक भेजा है। ठीक है, उसने उसने सेटल, ओहो, उसने सेटल किया है। सेटलमेंट कितने की हुई है? 4,500 की। ट्रांजैक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया। 4,500 की सेटलमेंट हुई है, सही है। लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सेटल्ड। तो सेटलमेंट हुई है 4,500 की बाय सेंडिंग अ चेक, यानी कि 4,500 रुपये वो कह रहा है कि 4,500 को सेटल कर दो। जो मेरा 9,000 का अमाउंट है, बैलेंस कितना है? बैलेंस है 9,000 रुपये। 9,000 में से 4,500 जो है मेरा सेटल कर दो। कैसे सेटल करेगा? उसने बाय सेंडिंग अ चेक कितने का? 4,000 रुपये का चेक भेजा और कहा उसने अवेल्ड अ डिस्काउंट। ठीक है, कितना? 500 रुपये। 4,500 की सेटलमेंट हो रही है। कैसे हो रही है? 4,000 रुपये का चेक भेज रहा है और 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 4,500 रुपये। बहुत अच्छा जो है ना ये ट्रांजैक्शन है। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि हमने कैश चेक है, चेक के बारे में नीचे हम फ़ौरन देखेंगे क्या। यस, हमें 3 तारीख के अंदर ये कह रहा है कि डिपॉजिटेड मिस्टर आतिफ चेक इनटू बैंक, यानी पहली तारीख को मिला था और डिपॉजिट कब हुआ है? 3 तारीख को। तो पहली तारीख को मैं कैश लूँगा, ओके। तो मैंने पहली तारीख को कैश को डेबिट किया। कितने से? 4,000 रुपये से। अब देखिए यहाँ पे उससे चेक भेजा है, लेकिन मैं कैश को डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि ये चेक जो है 2 दिन के बाद बैंक में डिपॉजिट हुआ है, यानी कि 2 दिन तक वो चेक आपके पास रखा हुआ था ड्रॉवर के अंदर। तो क्या आप ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे 2 दिन तक? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसका अकाउंट तो आपने लेस करना है ना। ठीक है, हो सकता है कि 2 तारीख की शाम को जो है ना आपका ओनर कहे कि भाई कितना अकाउंट रिसीवेबल टोटल कितना है, तो वहाँ पे जो है ना आप मिस्टर आतिफ का अकाउंट दिखा रहे होगे 9,000, क्योंकि आपने तो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की थी। तो एंट्री रिकॉर्ड करनी है इस वजह से उसको, और बैंक में इस वजह से नहीं डालेंगे क्योंकि बैंक में डिपॉजिट नहीं हुई है, राइट। तो 4,500 कैश मिला आपको, मिला चेक, लेकिन रिकॉर्डिंग उसकी एज एन कैश होगी क्योंकि 3 तारीख को यह चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में। अगर आप यहाँ पे अभी बैंक डाल देंगे पहली तारीख के अंदर, तो फिर भाई मेरे 3 तारीख को क्या करोगे? क्या ये पूरी एंट्री स्किप कर दोगे? समझिए। तो इस वजह से ये बैंक में कैश में रिकॉर्ड होगी। अच्छा जी, और ये चीज़ हमने कैसे पता की कि जैसे ही हमें मिला तो हम नीचे फ़ौरन ट्रांजैक्शंस को देखेंगे और कि कहीं डिपॉजिट इनटू बैंक की तो कोई एंट्री नहीं आ रही है। तो हो सकता है यहाँ पे 3 में, हो सकता है 10 में आ रही हो। ठीक है, तो ये फ़ौरन देखते हैं। और अगर नहीं दी हुई हो, सही है, यानी पूरे महीना गुजर गया और इस चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बैंक में डिपॉजिट किया है या नहीं किया है, तो फिर आप जो है बैंक के अंदर इसको डायरेक्ट बैंक के अंदर डेबिट करेंगे, राइट।
ये जहन में रखिएगा कि अगर नीचे कहीं भी पूरे महीने जो है इसके बारे में, इस चेक के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दी कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है, किस तारीख को हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये चेक जैसे ही मिला आपको, आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। सही है? ये बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा जी, तो कैश डेबिट कर दिया आपने। अब क्या हो रहा है? अकाउंट रिसीवेबल आपका कितने से क्रेडिट हो रहा है? अकाउंट रिसीवेबल आतिफ का कितने से क्रेडिट दे रहे हैं? सेटलमेंट कितने की हो रही है? 4,500 से। 4,500 से आप सेटल कर रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल को आप कम कर रहे हैं। 9,000 बैलेंस था, 4,500 से कम कर रहे हैं। तो बाकी क्या हुआ? बाकी आपको डिस्काउंट मिला है। दिस डिस्काउंट इज योर सेल्स डिस्काउंट। कितना? 500 रुपये। तो ये सेल डिस्काउंट आपका कंट्रोल रेवेन्यू अकाउंट होता है जो आपके रेवेन्यू को डिक्रीज करता है, या इसको आप ये कहते हैं, ये भी कह सकते हैं कि ये एक्सपेंस अकाउंट है। कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट का भी मतलब यह है कि वो आपके रेवेन्यू को कम कर रहा है, और एक्सपेंस अकाउंट का भी मतलब यही है कि आपका रेवेन्यू कम हो रहा है। ठीक है, इनकम कम हो रही है, तो वो हमेशा जो है डेबिट होती है। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, ये आपकी नंबर 1 हो गई। डिपॉजिटेड 3 तारीख को, देखिए फिर 3 तारीख को उसने कहा, 3 नहीं, नंबर 3/5 को उसने कहा कि ये जो चेक मिला था, यहां पे लिखेंगे रिसीव चेक एंड अलाउड डिस्काउंट। सही है, नरेशन में लिख दिए क्योंकि हो सकता है कि आगे पीछे हो रही है तो बच्चों की समझ में नहीं आए। रिसीव चेक, यहाँ पे चेक लिखना है, कैश नहीं लिखना है, लेकिन एंट्री आपने कैश में की है। अब ये चेक जो था आपने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो आपने बैंक को डेबिट कर दिया 4,500 से। ओहो 4,000 का चेक है, 4,000 कर दिया, और आपने कैश को क्रेडिट कर दिया 4,000 से। फिजिकली आपके पास चेक, कैश नहीं था, चेक था, लेकिन इस चेक को हमने ट्रीट किया एज ए कैश। तो ये आपने एंट्री रिकॉर्ड कर ली। नरेशन लिख लीजिएगा भाई यहाँ। ठीक है, आतिफ चेक डिपॉजिटेड, यानी आतिफ का जो चेक था वो आपने डिपॉजिट कर दिया। अकाउंट पेएबल मिस्टर कामरान का था 7,000 रुपये। ये जो डिस्काउंट की जो एंट्रीज हैं बहुत कम आई हैं, और शुरू में आई हैं, बाद में बहुत कम आई हैं, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। सही है, क्योंकि ये डेली रूटीन है बिजनेस की, जो है ट्रांजैक्शंस की। डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, सही है, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये पता होनी चाहिए। अब नीचे जो है नंबर 3 है, नंबर 3 ट्रांजैक्शन है और 6/5 की है। ये क्या कह रहा है कि जनाब कामरान हैं, कोई अकाउंट पेएबल है इनका, अकाउंट पेएबल कामरान।
अकाउंट पेबल टू मिस्टर कामरान अमाउंटेड रुपीज 7,000 रुपये। देखिए टोटल है 7,000 रुपये, ये टोटल है। इसमें से सही है, ऑफ विच, जिसमें से 5,000 रुपये जो है सेटल हो रहे हैं। कितने सेटल हो रहे हैं? सेटलमेंट कितने की हो रही है? 5,000 रुपये की, यानी 7,000 में से 5,000 रुपये की सेटलमेंट हो रही है। ओके, और कैसे हो रही है? बाय इश्यूइंग अ चेक, इश्यू किया अ चेक, यानी आपने इश्यू किया चेक 3,800 का, और अवेल्ड डिस्काउंट, लूट लिया 1,200 रुपये, 1,200 रुपये डिस्काउंट आपने अवेल कर लिया। ठीक है, 5,000 रुपये सेटलमेंट हो रही है ना, ये तो टोटल है, ये टोटल है, टोटल पेबल है। इसमें से 5,000 रुपये आपने कहा कि यार मैं 3,800 दे सकता हूँ, और बाकी जो है ना जो भी मसला था उसको सेटल करो। उन्होंने कहा ठीक है यार, आप जो है ना ये जो आपकी इनवाइस थी 5,000 की थी, आप 3,800 मुझे दे दें और 1,200 रुपये डिस्काउंट, तो टोटल कितना हो गया? 5,000 रुपये का आपने सेटल किया, यानी कि चेक इशू किया। जब चेक इशू किया तो यहाँ पे जब चेक इशू करते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी पार्टी बैंक में डाले या ना डाले, जैसे ही आप चेक इशू करेंगे आप कैश को क्रेडिट नहीं देंगे, आप हमेशा बैंक को क्रेडिट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट पेएबल आपका कितने से कम हो रहा है? टोटल सेटलमेंट कितनी हो रही है अकाउंट पेएबल की? 5,000 रुपये की, यानी कि अकाउंट पेएबल जो है 5,000 रुपये से, किसका? कामरान का, 5,000 रुपये से। और बहुत गर्मी है यार आज तो। बैंक आपने क्रेडिट किया, कितने का चेक दिया था? 3,800 से का चेक था, आपने क्रेडिट दे दिया बैंक को, और कितना डिस्काउंट मिला? ये होगा 25 डिस्काउंट 1,200 रुपये। यार थोड़ा बैठ जाऊँ मैं, बहुत गर्मी है। तो अभी रिज्यूम करते हैं। एकदम जो है ना आई जस्ट फेंटेड, ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया। या तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से जो है ना पंखा चलाया है, हो सकता है जो है ना आवाज़ पंखे की आए, तो लेट इट बी। ओके, मेरी आवाज़ तो आ रही होगी ना तेज़, इसको इस तरह से नहीं। ये थर्ड वन जो हमारी ये हो गई। अब जो है हमने करना है, ये कर लिया था हमने कि अकाउंट पेएबल टू मिस्टर कामरान अमाउंटेड टू ₹7,000 ऑफ विच 5,000 वाज सेटल्ड बाय इशूइंग अ चेक 3,800 एंड अवेल्ड अ डिस्काउंट। ये हमारा हो गया। ठीक है, 10 अब ये तो अच्छा 10। अब नंबर 4 है आपके पास 10 मई की। 10 मई में क्या कहता है कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये की मर्चेंडाइज आपने ख़रीदी है। ठीक है, अगर इस किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शंस आती है तो यू बेटर के उसको तुम लिख लो, तुम लोग जो है ना। ठीक है, परचेजेस कितनी हुई हैं? परचेजेस हुई 7,000 रुपये की। ओके, अब उसमें उसने क्या किया कि ऑफ विच 3,000 वाज पेड इन कैश,
यानी कि कैश कितना गया, 3,000 रुपये का, ओके, एंड बैलेंस वॉज पेड बाय चेक, बैलेंस पेड बाय चेक। अब यहाँ पे इन्होंने इसकी अमाउंट नहीं दी, पहले पेड बाय चेक, चेक का मतलब यह है कि बैंक से, ठीक है, इसकी अमाउंट नहीं दी। टोटल परचेजेस कितनी थी, 7,000 रुपये की, कैश कितना पे किया, 3,000 रुपये का, ठीक है, माइनस कर दिया, कितना बैलेंस रह गया, 4,000 रुपये का बैलेंस ये रह गया। ये आपने, तो ये कैलकुलेट इस तरह से ज़रूर करें, बाद में जो है जब प्रैक्टिस हो जाए तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है आपके लिए, राइट। तो आपने परचेजेस की, तो परचेजेस को आपने डेबिट कर दिया 7,000 रुपये से, ओके, 7,000 से परचेजेस डेबिट कर दिया। कैश कितनी पेमेंट हुई, कैश पेमेंट हुई 3,000 रुपये पेमेंट हो रही है, कैश कम हो रहा है, वन कैश कम होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, तो 3,000 रुपये कैश पेमेंट आपने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद बैलेंस पेड तो बैलेंस कैसे निकाला, टोटल परचेजेस में से कैश पेमेंट निकाल दी, तो बैलेंस आपके पास आ गया 4,000 रुपये बैंक से, तो बैंक आपने क्रेडिट दे दिया बैंक आपने क्रेडिट दे दिया 4,000 रुपये से, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड हो गई। परचेजेस सही है, परचेजेस मेड, पेड कैश एंड बैलेंस थ्रू चेक, ये आपने नरेशन लिख दी छोटी सी, तो ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम जो है नंबर 4 में जाते हैं। मिस्टर हबीब विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ओके, तो ये जो है मैं अब ये वाला पोर्शन में मिटा देता हूँ ताकि हम फर्दर ट्रांजैक्शंस को जो है ना रिकॉर्ड करें। आप लोगों ने उतार लिया होगा इंशाल्लाह। तो ये हिस्सा में ये यहाँ से असल में लाइनें इस वजह से नहीं खींचा कि बार बार जो है वो लाइनें डालो, टाइम जो है वेस्ट होता है, तो लाइनें तुम लोग डालो, तुम लोगों की उम्र है लाइन डालने की, लाइनें तुम लोगों ने डालनी है, मैंने सिर्फ काम करना है, ठीक है, लाइनें तुम डालो। अच्छा जी, 12 मई को, आई डोंट नो वो पिछली वाली कौन सी थी, एक सेकेंड, 1 2 3 4, नंबर 5th है 12/5 को क्या हो कह रहा है ये, हबीब विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 2,000 रुपये टू पे अ बिल फॉर हिज मेडिकल टेस्ट। अब देखें, हबीब ने कैश निकाला, ठीक है, हबीब ने कैश निकाला, हबीब ने बैंक से कैश निकाला, हबीब ने पेमेंट की, हबीब कुछ भी कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए हबीब जो कुछ भी कैश विड्रॉ करेगा, सही है, तो वो उसकी ड्राइंग होगी, चाहे वो मेडिकल टेस्ट हो, चाहे बच्चे की फ़ीस हो, एनीथिंग, सही है। पर्सनल expenses, whenever personal expenses is paid by the business of owners, it is recorded as drawing, always drawing debit होगी, और जो चीज़ वो निकालेगा, चाहे वो कैश निकाले, चाहे वो बैंक से पैसा निकाले, चाहे वो मर्चेंडाइज निकाले, वो चीज़ क्रेडिट हो जाएगी। तो ड्राइंग आपने डेबिट की, ड्राइंग डेबिट हो गई, कितने से,
2,000 रुपये से, और कैश उसने निकाला था 2,000 रुपये से। अब यहाँ पे जब आप नरेशन लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। यहाँ वो चीज़ नहीं लिखेंगे कि किसकी वजह से क्या हुआ था, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, 9,000 रुपये की मर्चेंडाइज बेची हैं, और ऑफ विच फॉर कैश, यानी कि सेल हुई है आपके पास 9,000 रुपये की, और कैश आपके पास आया फॉर कैश 9,000 रुपये, ये कैश सेल थी। ठीक है, अब क्या किया, अब उसने ये किया कि सेम डे, रिमेंबर सेम डे, इस कैश में से कितना, 7,000 रुपये, इस कैश में से 7,000 रुपये क्या किया उसने, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। राइट, नेक्स्ट डे नहीं, सेम डे, क्योंकि ट्रांजैक्शन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि नेक्स्ट डे, सेम डे है। ओके, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 9,000 रुपीज, ऑफ विच 7,000 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक। तो इसका मतलब यह है कि सेम डे में उसने डिपॉजिट कर दिया। तो कैश कितना रह गया, कैश बैलेंस आपके पास रह गया 2,000, इसमें से ये माइनस हुआ 2,000। क्यों कि बैंक के अंदर आपने डिपॉजिट कर दिया था सेम डे 7,000, तो बैंक डेबिट होगा, डिपॉजिट कर दिया सेम डे। कैश का बैलेंस कितना आपके पास रह गया 2,000, कैश 2,000 से डेबिट करेंगे, लेकिन सेल जो क्रेडिट होगी, रेवेन्यू जो क्रेडिट होगा वो 9,000 से होगा। सही है, ये याद रखना। ये आपकी हो गई। नंबर 6, डेट 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 15/5। सही है, कैश आपने डेबिट कर दिया, कितने से, 2,000 रुपये से। बैंक आपने डेबिट कर दिया 7,000 रुपये से, और सेल्स आपने क्रेडिट कर दी 9,000 रुपये से। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, और आओ देखो, पढ़ो, समझो और निकल लो आगे। अच्छा जी, विथड्रू फ्रॉम बैंक, विथड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से विथड्रॉ का मतलब होता है निकालना। तो कहाँ से निकाला है, बैंक से पैसा निकाला है। बैंक से यानी कि आप गए, आपने चेक काट के दिया कि ये पैसे जो है ना मेरे बैंक से निकाल के ले आओ, मेरे पर्सनल बैंक से नहीं, बिजनेस के बैंक से पैसे निकाल के ले आओ। किसके इस्तेमाल के लिए, क्या मेरे पर्सनल इस्तेमाल के लिए, यानी कि ओनर के पर्सनल इस्तेमाल के लिए? नो, यहाँ पे लिखा है विथड्रू फ्रॉम बैंक ₹5,000 फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ मीन्स बिजनेस के इस्तेमाल के लिए आपने जो है पैसा बैंक से निकाला है। तो वेरी इजी। नंबर 7, डेट इज 20/5। सही है, कैश निकाला है, कैश इंक्रीज हो रहा है, आपका कैश इन हैंड इंक्रीज हो रहा है। एंड व्हेन कैश इंक्रीजेस, कैश क्या है, कैश इज योर एसेट, asset is increasing, when asset increases it is recorded on debit side। हो सकता है पंखे की आवाज़ आ रही हो, but I cannot survive in this very hot जो है ना environment, तो मुझे पंखा चलाना पड़ रहा है जो है, तो क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी अभी ख़राब हो गई थी इसी वजह से। तो ये आवाज़ जो है ना तुम लोगों के बर्दाश्त करनी है। कितना पैसा निकाला,
5,000 रुपये, 5,000 रुपये कैश इन हैंड आपने, इसको मैं लिख लेता हूँ कैश इन हैंड, ठीक है। और बैंक को आपने, ये अमूमन होता है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, तो ये 5,000 से आपने इसको क्रेडिट दे दिया, क्योंकि बैंक के अंदर जो आपका कैश पड़ा हुआ था वो कम हो गया। और व्हेन, ये कहलाती है कंट्रा एंट्री, ठीक है। जब आप कैश बुक बनाते हैं 3 कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक बनाते हैं, तो डेबिट साइड में भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, रिमेंबर। अच्छा जी, उसके बाद 2 बहुत आसान है। ये क्या है जनाब, आई थिंक नंबर 8। नंबर 8 इज 28/5 को पेड फॉर टेलीफोन बिल फॉर द मंथ ऑफ 4,000 रुपये। टेलीफोन बिल जो है पेमेंट, यानी कि बिजनेस के टेलीफोन, नॉट पर्सनल, बिजनेस जो है ऑफिस के टेलीफोन बिल पेमेंट की है उसने 4,000 रुपये और कैश में पेमेंट की है, ठीक है। तो एक्सपेंस जाहिर है डेबिट हो जाएगा आपका पास, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 4,000 रुपये से। एक्सपेंस इंक्रीजिंग, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और आपने पेमेंट की तो कैश आपकी ने क्रेडिट दे दिया। कैश इज डिक्रीजिंग, कैश इज योर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। यह है एनालिसिस, 4 स्टेप एनालिसिस। ये तो नरेशन बहुत आसान है, पेड टेलीफोन बिल्स, बस ये नरेशन हो गई, ये आपकी मुकम्मल हो गई। उसके बाद नंबर 9, 31/5 को, 31/5 को सैलरीज पे की गई हैं। अमूमन आखिरी जो एंट्री होती है वो एक्सपेंसेस की होती है, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और या सैलरीज वगैरह की। ये लास्ट ट्रांजेक्शन्स होती हैं आपकी किसी भी सवाल की, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपने सैलरीज पे की है थ्रू चेक, यानी कि चेक से बना दिया है कि बैंक कम हो रहा है, तो एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आपने डेबिट कर दिया सैलरीज एक्सपेंस 12,000 रुपये से, ये डेबिट हो गया। और किसकी वजह से जो है सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, कैश पेमेंट की है या बैंक के थ्रू पेमेंट की है? यहाँ पे बाय चेक हुई है, तो यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो बैंक को आपने क्रेडिट दे दिया, यानी कि कैश एट बैंक जो था वो कम हो गया 12,000 रुपये से। ओके, तो ये आपके ट्रांजैक्शन जो है मुकम्मल हो गई। सही है, कोई और भी है? कोई और रहती क्या छोड़ दी मैंने? ओहो, टेलीफोन बिल, हाँ टेलीफोन बिल तो कर लिया ना 4,000 से, सही है। अच्छा, ये हो गई कैश, ये हो गया, ये हमारे पास सारे हो गए। तो ये सवाल जो है हमने ये सवाल मुकम्मल कर लिया। नरेशन हो जाएगी पेड सैलरीज एक्सपेंस फॉर द मंथ, लिखना चाहें फॉर द मंथ लिख लें, वरना तो जो है इसको छोड़ दें। ये सवाल हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल हो गया। एंड आई विल सी कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको बंद कर रहा हूँ और देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बड़ा है तो आई विल लीव इट, अदरवाइज़ इसी लेक्चर में हम नेक्स्ट सवाल रिकॉर्ड कर लेंगे। होल्ड। अब हम सवाल है हमारे पास 96 का में जो सवाल आया है वो लेजर्स बनाने हैं, और इस टाइप के सवाल जो है मैं
अगर आप देखें तो चैप्टर 3 के अंदर काफ़ी मैंने सवालात कराए हैं। लेजर में बहुत टाइम होता लगता है जो है ना, इस वजह से आई एम नॉट गोइंग टू मेक द लेजर्स। आप जो है ना वो सवालात आप देख लें, बिल्कुल वैसे ही जो है ना 3 सालों में ये सवालात आए हैं लेजर्स के, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन जो है बनाना जो है ना ज़रूरी है, तो वो मैं बनवा रहा हूँ आपको। ओके, तो इसी वजह से 96 के बजाय 97 का जो है मैं ट्रांजैक्शंस हम बनाएंगे इंशाल्लाह, और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1997 है, असलम ब्रदर। प्रोप्राइटर मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000 इन द बिजनेस। प्रोप्राइटर इन्वेस्टमेंट की है, सही है, इन बिजनेस। ये बहुत डिटेल में हम जो है, जब हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 हम किताब में से हम सवालात कर रहे थे, बहुत डिटेल में हमने इसको समझाया है। तो फॉर डिटेल रेफर टू दोस लेक्चर्स 1 चैप्टर एंड चैप्टर 2। अब हमेशा प्रोप्राइटर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो इसका मतलब ये होता है आपका कैपिटल। प्रोप्राइटर की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं। अगर नहीं मालूम तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पूरा लेक्चर बहुत तरीके से समझाया गया है, उसको ज़रूर देख लें। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्रोप्राइटर, नंबर 1 डेट 1 फरवरी। देखें असलम ब्रदर जनरल डेट मैं नहीं लिख रहा, ये आप सवाल में देखें, महीना दिया हुआ है तो यहाँ पे आपने यहाँ लिखना है। ये 3 चीज़ें मस्ट। अच्छा जी, बैंक बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है 8,000 रुपये। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ठीक है, और दूसरा जो है ऑनर्स इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल किसका है? असलम का। नाम ज़रूर डाल दें, कैपिटल असलम का। ठीक है, असलम ब्रो, क्योंकि पता नहीं आपको इसमें 1 है, 2 हैं, 3 हैं, कितने ब्रदर्स हैं। तो कैपिटल को आपने क्रेडिट दे दिया। चूँकि प्रोप्राइटर हैं, जब हम पढ़ रहे हैं प्रोप्राइटर, तो इट मीन्स कि एक ही मालिक होगा। तो असलम सही है का हमने अकाउंट क्रेडिट दे दिया, यानी कि असलम ने जब बिज़नेस शुरू किया तो 8,000 रुपये कंपनी में डाले अपने पर्सनल। सही है, इस चीज़ को समझने के लिए यू हैव टू गो, यानी कि मेरे जो लेक्चर्स हैं प्रीवियस, तो आपकी समझ में मुकम्मल आ जाएगा। अब क्या हुआ? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 8,000 रुपये। इस 5,000 में से, सही है, उसने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट कर दिए। नंबर 2, अब मैं लकीर नहीं डाला, नंबर 2 2 फरवरी को क्या हुआ कि इस 8,000 में से उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक का कैश जो था वो इंक्रीज़ हो गया। कितना है? 5,000 रुपये से। ठीक है, 5,000 से कैश एट बैंक जो था वो इंक्रीज़ हो गया, और कैश इन हैंड जो था वो आपका 5,000 से कम हो गया। इसे कहते हैं कंट्रा एंट्री। ठीक है, यानी कि आपस में ही काम हो रहा है। कैश, दोनों कैश ही हैं एक्चुअली। हाँ सही है, हाथ में है उसे कैश कहते हैं, और जो बैंक में है उसे बैंक कैश एट बैंक कहते हैं। अच्छा जी, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। मर्चेंडाइज जो है कैश के अंदर उसने ख़रीदी है। नंबर 3 डेट है 7 फरवरी।
मर्चेंडाइज ख़रीदी हैं। मर्चेंडाइज जो है, अगर हम इसको मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, लफ्ज़ मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि अशिया ख़रीद रहे हैं। और लेकिन जब मर्चेंडाइज, तो फिर ये एसेट के तौर पर लिया जाएगा। यहाँ पे हम एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम इस मर्चेंडाइज को रिकॉर्ड कर रहे हैं परचेजिस, जो कि एक्सपेंसेस के हेडिंग में आता है, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन है, 5 हेडिंग्स हैं आपकी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो आपने परचेजिस को डेबिट कर दिया, और कितने से जनाब, 16,000 रुपये से ख़रीदारी की आपने। 16,000 रुपये तो है नहीं अब आपके पास, यकीनन अकाउंट पेबल होगा। 16,000 तो है ही नहीं, तो कैश कैसे दे दिया? ओके, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, कैश लिखा है तो हमने कैश को क्रेडिट दे दिया, ठीक है। एक सवाल होता है कि 16,000 तो है ही नहीं, तो 16,000 रुपये कैश में कैसे ले लेगा? लेकिन क्योंकि सवाल के अंदर दिया हुआ है, आपने चुपचाप लिख लेना है, क्योंकि लिख दिया है कि सोल्ड परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। और इस टाइप का एक सवाल जो है मैंने कराया था कि खाली ऊपर नीचे करने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। अगर यही इसके बाद जो है 15 नंबर 4, अभी बताता हूँ मैं आपको, 15 फरवरी को उसने क्या किया कि 27,000 रुपये, ठीक है, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 27,000 रुपये। 27,000 रुपये की जो है उसने सेल की है कैश के ऊपर। कैश के ऊपर सेल की से कैश इंक्रीज़ हो रहा है। व्हेन कैश इंक्रीजेस इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो 27,000 रुपये का ये डेबिट कर दिया। सेल की है, रेवेन्यू, सेल आपका क्या है? सेल है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज़ कर हो रहा है ना। जब सेल होती है तो रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, और जब रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। आपने सेल को क्रेडिट दे दिया 27,000 रुपये से, सही है। अब ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली पहले आनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास कैश था, और ये ट्रांजैक्शन आपकी एक्चुअली बाद में आनी चाहिए थी। क्यों? आपने जब सेल की तो आपके पास कैश आ गया, और जब कैश आ गया तो आप परचेजिस कर सकते हैं कैश के ऊपर। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस किस्म की जो है ना एरर्स हो जाती हैं, हर जगह हो जाती हैं, डोंट वरी। जब कैश नहीं था तो कैश पे ख़रीदारी कैसे कर ली? सही है। तो ये एक एरर है सवाल में। फिर सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट फॉर 12,000 रुपये। पुराना कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था और उसने वो बेच दिया, कितने में? 12,000 रुपये में। तो अब ये याद रखना कि डेट है 20 फरवरी, कि जब हम फर्नीचर बेचते हैं, सही है, जब हम फर्नीचर बेचते हैं तो सेल्स को क्रेडिट नहीं देते। ये हमेशा ख्याल रखना। करेक्शन ऑफ एरर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अक्सर ये आएगी ट्रांजैक्शन कि हमने कोई पुराना फर्नीचर वगैरह बेचा और सेल के अंदर क्रेडिट दे दिया। ये चीज़ नहीं, ठीक है। तो जाहिर है आपने बेचा है, जब आपने बेचा है तो ये क्या बेचा है? ऑन अकाउंट, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब हो गया पैसा नहीं मिला है, पैसा बाद में मिलेगा, अकाउंट रिसीवेबल। पैसा नहीं मिला है, जब पैसा नहीं मिलता है तो जाहिर है या तो पैसा डेबिट होगा या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, कोई एक चीज़ डेबिट होगी।
अब यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओके, ये ओल्ड फर्नीचर जो है ये सेल, तो कहीं गलती से भी सेल अकाउंट को क्रेडिट नहीं दे देना। सेल अकाउंट्स जो है इसका मतलब ये है, ये वो रेगुलर इसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी सेल की जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर कोई छोटी मोटी दूसरी कोई सेल हो रही है, सही है, यानी कि ओल्ड फर्नीचर की या कोई आपके पास स्क्रैप पड़ा हुआ है उसकी, तो वो इस सेल अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होगी, बल्कि आप फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर को आप क्रेडिट देंगे, समझ गए? सेल को क्रेडिट नहीं देंगे। अच्छा जी, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया था। अब जो है ऑन अकाउंट है, पैसा नहीं मिला है, तो अकाउंट रिसीवेबल पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। कितने का है? 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये से डेबिट कर दिया। ज़ाहिर सेल्स जब भी होती है या तो कैश डेबिट होता है या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, इंक्रीज़ होता है। और फर्नीचर को आपने इसमें ओल्ड अगर लिख देंगे तो बेहतर होगा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओल्ड फर्नीचर 12,000 रुपये, ये हमने लिख दिया है कि ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। ज़ाहिर नया फर्नीचर तो कोई नहीं बेचेगा ना। अच्छा, तो ओल्ड लिखें या ना लिखें, इट डजेंट मैटर, फर्नीचर लिखना ज़रूरी है। अच्छा, रिसीव्ड अ चेक 9,800 रुपये इन फुल सेटलमेंट 10,000 रुपये की, यानी कि ये है नंबर 6। नंबर 6 आपके पास है, किस डेट को हुआ है? 24/2 को। ओह, जल्दी जल्दी करना है यार। अच्छा जी, 24/2 को 10,000 रुपये किसी से जो है आपने हैं लेने थे। अब हमें नहीं पता किससे लेने थे, बट हमें को 10,000 रुपये लेने थे, हैं। रिसीव्ड अ चेक, रिसीव्ड अ चेक, चेक का मतलब यह है चेक मिला 9,800 रुपये का चेक मिला आपको। फुल सेटलमेंट, जब मैंने पहले भी बताया है, फुल सेटलमेंट का जब भी लफ्ज आएगा इसका मतलब ये होता है कि डिस्काउंट इन्वॉल्व है, डिस्काउंट इन्वॉल्व है। या तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है या अलाउ हुआ है। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यानी कि डिस्काउंट मिला है तो ये परचेजिस पे, और डिस्काउंट दिया है, अलाउ किया है, तो जाहिर है सेल्स के ऊपर। तो ये डिस्काउंट हो जाता है परचेज डिस्काउंट और ये डिस्काउंट हो जाता है सेल डिस्काउंट। अब यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल सेल्स की वजह से, सेल्स की वजह से रिकॉर्ड किया था, सही है, अकाउंट रिसीवेबल। तो ये जो डिस्काउंट जो मिला है आपको, डिस्काउंट कितना मिला है आपको? डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ है? सॉरी, डिस्काउंट रिसीव नहीं हुआ है, डिस्काउंट अलाउ हुआ है। डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ है? 10,000 में से 9,600 रुपये, यानी कि किसी पार्टी से आपने 10,000 रुपये लेने थे, आपने कहा यार चलो 9,800 दे दो, 200 रुपये में छोड़ रहा हूँ, ये नॉर्मल है आपकी, सही है।
तो आपने कहा कि यार मैंने 200 रुपये तुमको डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया और उसकी हो गई इनकम। तो ये हम देख चुके हैं। जाहिर है अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है, पहले चेक। क्या चेक के बारे में है कि ये नहीं, चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, वो चेक जो आपको रिसीव हुआ है उसके बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैंक में डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम इसको ये एज्यूम करेंगे कि बैंक में ही डेबिट हुआ है फौरन ही उसी दिन। ठीक है, 9,800 ऊपर हो गया इधर, 9,800। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अकाउंट रिसीवेबल मेरा कम हुआ है। ये मैंने एक लाइन छोड़ के अकाउंट रिसीवेबल पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, 10,000 से कम हो गया। ठीक है, 9,000 मिला और 10,000 रुपये हम कम कर रहे हैं, तो 200 रुपये का डिफरेंस कहाँ होगा भाई, डिस्काउंट सेल्स डिस्काउंट 200 रुपये से। सेल डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, रिमेंबर, यह हमेशा डेबिट होता है और यह हमेशा परचेज डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ये याद रखना। तो ये आपने जो है यहाँ पे एंट्रीज की, मैं इसको रोक के रब कर रहा हूँ, आप लोग उतार लिएगा। 3 ट्रांजेक्शन रहती हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि वीडियो 1 घंटे के अंदर कम हो जाए। लास्ट मुझे नहीं मालूम, 1 2 3 4 5 6, ये 7 आप लोग नंबर देख लीजिएगा, 7 और 26/2 को, 26/2 को ये क्या कह रहा है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। बिजनेस यूज़ के लिए उसने कैश हुआ है, तो कैश आपके पास कैश इन हैंड इंक्रीज़ हो गया, 15,000 रुपये से आपने डेबिट कर दिया कैश इन हैंड 15,000 से, और जब आपने बैंक से निकाला तो कैश एट बैंक जो था वो कम हो गया, तो बैंक को आपने क्रेडिट दे दिया 15,000 रुपये से। सही है, सिंपल सी ये एंट्री हो जाती है। उसके बाद ये 8 है, नंबरिंग तुम लोग देख लेना, 8 है, 28/2 को सैलरीज पे हुई है, इतनी डिस्कस कर चुके हैं। सैलरीज जब हम पेमेंट करते हैं तो सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा होता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। चूँकि पेमेंट कैश से हुई है तो कैश क्रेडिट करेंगे। अगर चेक इशू करता इस सैलरीज का तो बैंक क्रेडिट होता, यहाँ पे कैश हुआ है। एंड द लास्ट प्रोप्राइटर विड्रॉ, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया, ठीक है जी, 28 ही है, 28/2 को, 28/2 को प्रोप्राइटर ने 2 चीज़ें विड्रॉ की हैं, कैश किया है और मर्चेंडाइज किया है। मैं इसको हमेशा अलग अलग जो है रिकॉर्ड करता हूँ कि ड्राइंग डेबिट की, कैश की, आप ये बहुत हम पढ़ चुके हैं, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की अब ज़रूरत भी नहीं है, और कैश को हमने क्रेडिट दे दिया। पर्सनल यूज़ के लिए जब भी ओनर पैसा निकालता है तो ड्राइंग डेबिट होती है। इसने मर्चेंडाइज भी निकाली हैं, मर्चेंडाइज जो निकाली उसकी आप अलग ट्रांजैक्शन बनाइए 2,000 रुपये से, और परचेजिस जो है आपकी क्रेडिट होगी 2,000 रुपये से। ये हमेशा जो है ना, मैं कंपाउंड जो एंट्री होती है उसको कहता हूँ कि आप कंपाउंड एंट्री ना बनाएं, क्योंकि जब लेजर के अंदर हम पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे इस एंट्री को लेजर के अंदर जो है तलाश करना। अब अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड एंट्री बनाता तो मैं क्या करता, ठीक है,
मैं ये करता, ड्राइंग को डेबिट करता 10,000 रुपये से, जो आप किताबों में देखेंगे, और कैश को मैं क्रेडिट देता, और परचेजिस को मैं क्रेडिट देता। कैश होता 8,000 रुपये से और परचेजिस को देता मैं 2,000 रुपये से। इसका तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये तो जो है आपने आपके रिस्पेक्टिव जो है ना लेजर्स में चली गई, लेकिन ड्राइंग के अंदर आप पोस्ट करेंगे एक अमाउंट 10,000 रुपये की, और जब आप लेजर को देखेंगे तो वहाँ पे एक एंट्री आ रही होगी 10,000 रुपये की। फिर आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा, लेजर में भी नरेशन में लिखना पड़ेगा कि कैश 8,000 था और परचेजिस 2,000 थी, क्योंकि ये मुख्तलिफ हैं, राइट। तो इस वजह से वहाँ पे भी फिर आपको जो है ना लिखना पड़ेगा, कि बाइफिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि 4, 5, 6 साल के बाद हु नोज़ कि किसने कितना विड्रॉ किया था। तो इस वजह से मैं हमेशा अगर 2 होती हैं तो मैं उसको अलग अलग रिकॉर्ड करता हूँ, और प्रैक्टिकली भी जो है यही कहा जाता है कि भाई अलग अलग आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पे ये हमारा जो सवाल था वो मुकम्मल हो गया। 1997 का ये कंपाउंड है, कंपाउंड एंट्री। आप ये भी बना सकते हैं, किताबों में आपको ये मिलेगी, बट मैं इस तरह से बच्चों को बताता हूँ, ठीक है। तो ये सवाल हमने मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस लेक्चर के अंदर हमने 2 हमारे मुकम्मल हुए, और फिर इसको हम फर्दर जो है हम इसको जारी रखेंगे, ताकि जनरल एंट्रीज के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुकम्मल हो जाए, तो हम फिर आगे जो है करेक्शन ऑफ एरर्स एंड दूसरी एंट्रीज को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।